गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टाउन्स थे मेडिवल पीरियड में, जिनको कि हमने थ्री अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया था। वन वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, सेकंड वन वाज द ट्रेडिंग टाउन, थर्ड वन इज द पिलग्रिमेज टाउन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ऐसे टाउन होते हैं जहां पर राजा की कैपिटल हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव, जहां से राजा पूरे किंगडम को कंट्रोल करता था, उस टाउन या सिटी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते थे। पिलग्रिमेज टाउन्स आर बेसिकली पॉपुलर फॉर द टेम्पल्स, वहां पे जो तीर्थ स्थान के वजह से वो ज्यादा फेमस था। एंड थर्ड वन इज द ट्रेडिंग टाउन, जो कि बेसिकली फेमस था व्यापार के लिए। ओके, सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे हाउ डिड ट्रेड एंड क्राफ्ट ग्रो इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में ट्रेड और क्राफ्ट की ग्रोथ कैसे हुई। ओके, traders adopt different ways to earn maximum profit from the sale of their goods and services. These days, small traders sell their articles at local markets and fairs, while big traders travel to distant lands to find customers for their product. Most of them also sell their products online. अब आज के इस मॉडर्न जमाने में, जहां पर स्मॉल ट्रेडर जो वीकली मार्केट्स होते हैं या स्ट्रीट में जो स्ट्रीट्स में जो अलॉन्ग साइड, जो स्ट्रीट के अलॉन्ग साइड प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, कुछ जो बड़े जो सेलर होते हैं वो या तो मॉल से बड़ी शॉप्स में अपना प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और कुछ आजकल तो आजकल जो ऑनलाइन मोड हो गया है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी सेलर्स या ट्रेडर्स जो कि अपना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी सेल करते हैं। The emerging trading towns of medieval India also had different kinds of traders, including the Banjaras or the gypsy traders. Often they had to travel through kingdoms and isolated areas such as mountain, desert and forest. Difficult landforms, wildlife and robbers who pose danger to their lives forced them to travel together in groups called caravans. अब उसी दौरान मेडिवल इंडिया में वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, उन्हीं में से एक बंजारास या फिर जिप्सी ट्रेडर्स का एक ग्रुप था जो बेसिकली ग्रुप में ट्रैवल करता था। रीजन ये था कि ये जहां भी ट्रैवल करते थे बेसिकली आइसोलेटेड प्लेसेस में ट्रैवल करते थे, जहां पर इजीली पहुंचा नहीं जा सकता है। वहां पर रॉबरी का डर रहता था कि कोई ने लूट ना ले। फिर जो इस रास्ते से वो जाते थे बहुत ज्यादा सुनसान होते, जंगलों से जाना पड़ता, पहाड़ी इलाके कवर करने थे। सो कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ को डेंजर रखकर भी ये जो बंजारा कम्युनिटीज थी ये ट्रेडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, बट ये सब ग्रुप में जाते थे विच वर नोन एज caravans. Okay, traders formed association or guilds to support the production and sale for their goods. Guild members made rules and regulation for trade and fixed price for selling goods. अब जैसे कि आज जगह जगह पे वेरियस ट्रेडिंग एसोसिएशन है, सेम वैसा ही एंशिएंट इंडिया में भी या मिडिल पीरियड में भी ट्रेडर्स का अपने यूनियन हुआ करते थे, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। किसी प्रोडक्ट की फिक्स प्राइस होती थी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना रहता था। Now, for example, horse traders formed organization with village headmen who negotiated with soldiers and helped traders sell their horses. The Mangiraman and the Nanadesi were some of the famous guilds that existed in the South India during 8th century. अब क्या होता था, लाइक जैसे कि हॉर्स का एसोसिएशन बनाया हुआ था, जो हॉर्स ट्रेडर्स उनका एसोसिएशन बनाया था, जो कि डायरेक्ट जो विलेज का हेडमैन हुआ करता, जो कि उस विलेज को है का जो मुखिया होता था, उससे वो लोग बात करते थे ताकि सोल्जर्स को जो भी रिक्वायरमेंट हो घोड़ों की, हॉर्सेस की, वो उस हेडमैन के थ्रू उसको फुलफिल करते थे। ओके, वैसे ही मांगीरामन और नाना देसी जो थे कुछ फेमस गिल्ड्स एसोसिएशन थे ड्यूरिंग 8th century इन सदर्न इंडिया। These guilds traded largely within Indian Peninsula as well as Southeast Asia and China. और इन guilds या associations ने basically South India में ट्रेड किया, जो पेनिनसुलर रीजन है वहां ट्रेड किया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी ट्रेडिंग की। Communities such as Chettiars and Marwasi Oswals became two of the important trading communities of the country. इनके अलावा चेतियार्स और मारवासी ओसवाल्स ये दो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी बन गए हमारे देश के। इन गुजरात the communities of Hindu Banyas and Muslim Bohras sold textile and spices at the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, South Asia and
चाइना। अब गुजरात की जो कम्युनिटी थी हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज, उन्होंने टेक्सटाइल यानी कपड़ा, स्पाइसेस, मसाले वगैरह ये सेल करे फ्रॉम पर्शिया ऑफ जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ एशिया में और चाइना में। In exchange for this item, they bought gold and ivory from Africa and spices, tea, Chinese blue pottery and silver from South Asia and China. और इनके बदले में, इन प्रोडक्ट्स के बदले में या तो वो अफ्रीका से गोल्ड या आइवरी लेके आते थे, या फिर टीन हो गया, चाइनीज ब्लू पोट्री हो गई, सिल्वर हो गया, ये लोग साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लेकर आते थे। जो ट्रेडिंग अपने प्रोडक्ट सेल करते उसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट वो एक्सचेंज करते थे। Persian, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders lived in trading towns situated on the west coast of India. Italian traders purchased Indian spices and cloth from Red Sea ports and then sold this item in the European markets for huge profit. अब जो पर्शियन थे, चाइनीज थे, ज्यूइश थे, सीरियन क्रिश्चियंस थे, ये ऐसे ट्रेडर्स थे जो यहाँ इंडिया आते थे, यहाँ के ट्रेडिंग का जो टाउन है वहां पर वो लोग रहते भी थे और यहाँ पर मार्केट से जो भी उनको परचेस करना रहता था करते थे। इनके अलावा इटालियन ट्रेडर्स थे, वो जो रेड सी, जो बेसिकली आपको गुजरात से आपको मैप में पेज नंबर 5 में दिख जाएगा, गुजरात से जो रेड सी वाला पोर्ट जो कि ईस्ट अफ्रीका की तरफ जब जाओगे तो वहां पे आपको रेड सी एक नदी मिलेगी, वहां उस पोर्ट से वो लोग बेसिकली जो कपड़े होते थे और इंडियन स्पाइसेस होती थी इनको खरीदते थे और फिर यूरोपियन मार्केट में उसको काफी उच्च दामों में बेचते थे। द यूरोपियंस वर फाउंड ऑफ इंडियन स्पाइसेस सच एज पेपर, सिनेमन, नटमेग एंड ड्राइड जिंजर एंड आल्सो फाउंड इंडियन क्लॉथ वेरी अट्रैक्टिव। वो यूरोपियन मार्केट में जो थे हमारे इंडियन स्पाइसेस, इंडियन टेक्सटाइल्स हो, ये बहुत ज्यादा फेमस थे और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे यूरोपियन लोगों को। दिस इवेंचुअली बॉट इंडियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इसी वजह से बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स भी इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए आए। पॉपुलर क्राफ्ट्स इन मेडिवल टाउन, while big traders carried out trade across the country or even with foreigners, small traders continued to trade in their towns. अब कुछ बड़े ट्रेडर्स कंट्री से बाहर ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर यूरोपियंस थे वो हमारे इंडिया आ रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए, बट जो स्मॉल ट्रेडर्स थे वो विद इन देयर टाउन ही ट्रेड करते थे। These small traders were quite famous for their crafts and their work was greatly valued throughout the continent. अब ये जो स्मॉल ट्रेडर्स थे वो काफी फेमस थे, ओके, अपने कामों के लिए उनके जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे उनकी काफी वैल्यूएशन भी होती थी। The craftsperson of Bidar present in Karnataka were so renowned for their inlay work in copper and silver that the work was named after their town. The work came to be known as Bidri. Okay, so Karnataka in the ancient time Karnataka का जो नेम था वो बेसिकली बिडार था। वहां पर एक हैंडमेड प्रोडक्ट बनता था जो बेसिकली कॉपर और सिल्वर से बनता था और उससे बेसिकली ऑर्नामेंट्स जो होते थे वो बनते थे, उसको हम इनले वर्क बोलते हैं। सो इस वजह से उस शहर का नाम बिडार पड़ा था, बिकॉज इस काम का जो नाम था जो ऑर्नामेंट्स वो प्रिपेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, वो बेसिकली उस टेक्निक को बोलते थे बेडरी, और उसी वजह से उस शहर का नाम बिडार पड़ा था। द पांचाला और द विश्वकर्मा कम्युनिटी was formed by goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, masons and carpenters. They played an important role in the construction of temples, places, big buildings, palaces, tanks and reservoirs. Weaving communities such as Salaya from Kanchipuram and Kaikolars from southern Tamil Nadu became prosperous because of their trade practices. They also made donation to the temples. Gradually some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent craft. अब एक कम्युनिटी और थी पांचाला और द विश्वकर्मा कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी बेसिकली फॉर्म की गई थी जो गोल्ड में सोनार का जो काम करते हैं, ब्रोंज में जो कांस्य का से रिलेटेड काम करते थे, ब्लैक्स में जो लोहार से रिलेटेड काम करते थे, मेसन्स जो बेसिकली बिल्डिंग्स बिल्डअप करते, कारपेंटर्स जो कि लकड़ी से बने कोई फर्नीचर बनाते हैं। सो इनका रोल जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था बिल्डिंग, टैंक्स, रिजर्वायर ये सब बनाने के लिए। इनके अलावा एक वीविंग कम्युनिटी जो कि कपड़े बुनती थी, जो कि सलेया फ्रॉम कांचीपुरम थे एंड काइकोलर्स जो कि सदर्न तमिलनाडु में सिचुएटेड थे। ये काफी प्रॉस्परस थे, मतलब ये काफी अमीर थे जो ट्रेडिंग करते थे और इनका कपड़ा काफी फेमस था। इसके साथ साथ ये कम्युनिटी टेम्पल्स के लिए डोनेशंस भी करती थी। ओके,
और कहीं ना कहीं जो कॉटन हो गया, कॉटन को वीव करना हो गया, स्पाइनिंग होगी, डाइंग हो गई, कलर जो कॉटन कलर किया जाता है, कपड़े को कलर किया जाता है, ये काफी स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए थे ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इन इंडिया. Some towns like Ahmedabad and Gujarat emerged as a commercial cities, while other towns like Thanjore reduced their importance and extent over the centuries. अब कुछ cities से या कुछ टाउन से, जैसे अहमदाबाद जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, ये आगे जाके एक बहुत बड़ी कमर्शियल सिटी बन गया. बट लेकिन कुछ अदर टाउन जैसे तंजौर जो कि कैपिटल सिटी था, वो धीरे धीरे अपनी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस धीरे धीरे सेंचुरी जैसे बढ़ती गई, उसकी इंपॉर्टेंस, उस शहर की इंपॉर्टेंस कम होती गई. Murshidabad, which became the capital of West Bengal in 1704, was famous for its silk. It declined in the years later as the weaver faced competition from cheap mill-made cloth from England. एक और जगह था जो मुर्शिदाबाद जो थी, जो कि उस समय वेस्ट बंगाल की कैपिटल थी, काफी फेमस थी अपने सिल्क प्रोडक्शन के लिए. बट जब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने का इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, धीरे धीरे इनके मुर्शिदाबाद की जो सिग्निफिकेंस थी इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वो कम होती गई. रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दिया, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे बहुत ज्यादा चीपर रेट्स में सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल की जो सिल्क वीवर कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे उनकी डिक्लिनेशन हो गई. व्हाट वर द नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वर द अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द मेडिवल इंडिया. और भी अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स हुआ करते थे इन द मेडिवल पीरियड, उनके बारे में जानेंगे. ऐसा ही एक सिटी थी या टाउन था विच वाज नोन एज हम्पी, जो कि विजयनगर का कैपिटल था. ओके, जो बेसिकली आज के मॉडर्न टाइम में हम कर्नाटक वाला जो रीजन है उसे हम विजयनगर पोर्शन, इन एंशिएंट टाइम से विजयनगर एम्पायर कहा जाता था, जो कि फाउंड हुआ था इन 1336 CE. It was chosen as the capital city probably due to strategic location, as it was surrounded by the river Tungabhadra in the north and by the hills on the other three sides. This provided the city with natural protection from enemy. अब इस सिटी को, हम्पी सिटी को क्यों चुना गया था एज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. क्योंकि एक तरफ उसके जो अपने सिटी के चारों तरफ, उसमें से एक तरफ जो थी रिवर तुंगभद्रा फ्लो करती थी, और वेरस उसके जो अदर जो 3 साइड्स थी वो हिल्स से कवर्ड थी, विच की वजह से एक नेचुरल बैरियर बन गया था जिससे कि एनिमीज इजीली उन पर अटैक ना कर सके. सो एक टाइप का एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में था हम्पी. एज यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है? द कैपिटल सिटी ऑफ एनी एम्पायर, जहां से किंग जो है पूरे एम्पायर को रूल करता है. द रूइंस ऑफ हम्पी रिवील दैट इट वाज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी. अब जो पुराने अवशेष हमें मिले हैं हम्पी के एरिया से, वहां से हमें ये पता चलता है कि जो सिटी जो थी बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड बनी थी, मतलब किले जो थे उसके बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए, उसकी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से कवर की गई थी, स्ट्रॉन्ग वॉल्स से बनाई गई थी. ओके, इट्स वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड using wedging and interblocking rocks instead of mortar or cementing agents. अब तो उनकी जो वॉल्स थी, फोर्टिफाइड वॉल्स थी, वो बेसिकली पत्थरों से बनी हुई थी. पत्थरों के ब्लॉक्स, रॉक्स के ब्लॉक्स से उन बिल्डिंग्स को, उन वॉल्स को बिल्ड किया गया था, ना कि किसी टाइप का मोर्टार या सीमेंट वर्क किया गया था. हम्पी वॉज नॉट ओनली सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बट ऑल्सो सेंटर ऑफ ट्रेड एंड रिच कल्चर. अब हम्पी जो था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं था, बल्कि एक ट्रेडिंग सेंटर भी था, एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी काफी फेमस था. इट हैज यूनिक आर्किटेक्चर. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स एंड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स, नाइचेस वर कर्व्ड इनटू द वॉल्स फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. अब वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो बनावट है बहुत ही ज्यादा रॉयल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बेसिकली उस समय आर्चिंग, जो आर्चेस दे रहे थे, जो कि आपने देखे होंगे, जो अपने दरवाजे के ऊपर जो कर्व टाइप जो शेप होता है, आर्चेस होते हैं, उसे हम आर्चेस बोलते हैं. तो उस समय आर्च प्रोवाइड करना काफी मुश्किल काम होता था, बट लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था. तो मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग स्टाइल थी काफी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज रॉयल थी. ओके, पिलर्ड हॉल्स थे, डोम्स बने हुए थे. ओके, ड्यूरिंग 15th and 16th centuries, Hampi was the full commercial and cultural activities. As a commercial center, its targets was thrown by Moors, champion agents of Portuguese traders. अब ड्यूरिंग 15th-16th सेंचुरी हम्पी एक कमर्शियल और एक कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर बना हुआ था. ओके, अब मैनी कल्चरल एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी.
देवदासी परफॉर्म डिवोशनल डांसेस इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल डाइटी रॉयलिटी एंड कॉमन पीपल। बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी हम्पी में, उसमें से एक था देवदासी परफॉर्म करती थी इन फ्रंट ऑफ जो भी मंदिर में मूर्ति होती थी उसके सामने परफॉर्मेंस करती थी। ऐसा माना जाता था एंशिएंट टाइम में कि डांसिंग एक तरीके का प्रेयर होती, मतलब एक तरीके से अपनी भक्ति जो होती है उसको हम डांस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सो बेसिकली इन एंशिएंट टाइम मंदिरों में डांस, क्लासिकल डांसेस होते थे, एक तरीके से दिखाना, भक्ति दिखाना। ओके, these performances were held in the mandapa or in many pillared halls in the Viruspura or Shiv temple. The festival of Navratri or Mahanavami as they call it was celebrated with religious fervor in Hampi. अब जो परफॉर्मेंस होती थी वो मंडपा में होती थी। मंडपा एक ऐसी प्लेस जहाँ पर लोकल पीपल्स आके या कॉमन पीपल्स आके अपनी प्रेयर ऑफर करते थे। ओके, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस होती थी। उसके साथ साथ एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल जो कि नवरात्रि फेस्टिवल या उसको उस समय महानवमी फेस्टिवल का उसको बहुत ही ज़ील के साथ मनाया जाता था। ओके, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स फ्रॉम अ रेज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड महानवमी प्लेटफॉर्म। अब इस दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान किंग्स को, जितने भी उनके सबऑर्डिनेट किंग्स होते थे, जो उनके मंत्री होते थे अलग अलग रीजन्स के, वो आके उन्हें गिफ्ट्स देते थे। ओके, ही ऑल्सो वॉच डांस म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड रेसलिंग बाउट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। और एक महानवमी प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, मतलब एक तरीके से एक स्टेज बनाया जाता था जहाँ से राजा जो था डांसेस देखता था, कुश्ती जो होती थी उस समय उनको देखना। इसके साथ साथ जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही हैं उनको वो वहाँ से देखता था ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल। Hampi fell into ruins following the defeat of the Vijayanagar Empire in 1565 by the Deccanese Sultan of Golconda, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार एंड बिडार। अब हम्पी का डेक्लिनेशन कब हुआ? जब इन द ईयर 1565 जब डेक्कनी सुल्तान्स जो थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर पे हमला किया और इवेंचुअली वो वॉर वो हारे। उसी की तरह हम्पी जो है पूरी तरीके से एक सिटी जो थी, जो इतनी प्रॉस्परस थी, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। मीन्स वहाँ पे उन्होंने हमला किया तो वहाँ पे सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से रूइंस में वो बदल गई। ओके, यहाँ पर मैं आज आपकी सोशल के लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पोर्ट टाउन्स थे मेडिवल इंडिया के, इनके बारे में जानेंगे। पोर्ट टाउन्स यानी कि एक ऐसा टाउन जहाँ से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे, अपना बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स थे एक शहर से दूसरे शहर या दूसरी कंट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, इनके बारे में जानेंगे। कुछ प्रोमिनेंट शहर थे लाइक सूरत था, मौसलीपट्टनम था, इनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।